स्वागत है मित्रों, एक बार फिर से कॉमिक्स एंड यू विद सिद्धार्थ बोस के सीजन 3। आज हमारे साथ अतिथि हैं हिमांशु जी। ये हिमांशु जी रेडिएंट कॉमिक्स के कर्ता धर्ता हैं और इनकी अपकमिंग कॉमिक्स दिव्य कवच को लेकर हम सभी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। तो देर न करते हुए हम शुरू करेंगे हमारा एपिसोड कॉमिक्स एंड यू विद सिद्धार्थ बोस के साथ सीजन 3 में। हिमांशु जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं कैसे हैं सर? मैं भी अच्छा हूँ सर। आपने अपने व्यस्त समय से जो है हमारे लिए समय निकाला, कॉमिक्स एंड यू के मंच को सुशोभित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिद्धार्थ बोस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से पीएचडी शोध कर रहा हूँ और मेरे शोध का विषय है भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री। भारतीय कॉमिक्स उद्योग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और काम की बदौलत और मेरे इस ओवरऑल शो के बदौलत मैं वो सामने लाने की कोशिश करता हूँ। और सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई रेडिएंट कॉमिक्स शुरू करने के लिए और दिव्य कवच कॉमिक्स लाने के लिए, जो बहुत ही प्रॉमिसिंग हमको दिख रही है। तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हम आपके बारे में जानना चाहेंगे सर, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और कॉमिक्स का ये लगाव कैसे शुरू हुआ आपकी जीवन में? तो सर हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, प्लीज बताइए। मेरा नाम हिमांशु सिंघल है और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा बैकग्राउंड, मैं एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हूँ और कॉमिक्स से तो मेरा बचपन से नाता है। मैं जब हम छोटे छोटे थे तो चंपक आती थी, उसका मंथली सब्सक्रिप्शन होता था, तो एक्साइटमेंट रहती थी हर महीने की आज आने वाली है चंपक, उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद थोड़ा बड़े हुए तो बिल्लू, चाचा चौधरी, पिंकी, इन सब कैरेक्टर्स को हमने पढ़ा। फिर और आगे बढ़े तो फिर राज कॉमिक्स और बाकी कॉमिक्स की बहुत कम पात्रों से ही हुआ, क्योंकि उसके बाद कहते हैं ना कि टीवी से हमारा वास्ता चालू हो गया। टीवी पे अलग अलग एनिमेशन शोज देखते थे, तो एक कॉमिक से कहीं ना कहीं नाता कम हो गया। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन में वापस आए तब पूरा राज कॉमिक्स का पूरा भंडार एकदम से दोबारा हमारे सामने है। हमने कहा अच्छा, इतने सारे कैरेक्टर्स एक साथ। फिर डोगा, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, भेड़िया, भोकाल, इन सब के कॉमिक इश्यूज फिर हमने कलेक्ट करने चालू करे, उनको पढ़ना चालू करा। उसके साथ साथ इंटरनेशनल कॉमिक्स के भी बहुत सारे कॉमिक्स हमने पढ़ी। अच्छा तो मेन नाता कॉमिक्स से जुड़ा वो ग्रेजुएशन में। तो ये भारत मिलाप आपका ग्रेजुएशन में जाकर हुआ, बीच में छूट गया था। हाँ। फिर इसके बाद 2008 में राज कॉमिक्स ने राइटर्स वर्कशॉप रखी, तो तब उसमें हमने भी शिरकत की थी। तो संजय जी से, अनुपम जी से, मनोज जी से और बहुत सारे अलग अलग जो है, तो वाही जी से मुलाकात हुई थी तब, और ललित जी, ललित सिंह और शितनी, बहुत सारे कलाकारों से मुलाकात हुई। तो तब एक जो था ना, एक तब उस टाइम इच्छा जागी कि यार राइटर्स वर्कशॉप में जब अटेंड किया संजय जी के विचारों से, सबके विचारों से, तो हमें लगा कि हाँ, हम लिख सकते हैं, हमें वो क्षमता है कि हम इस मीडियम में कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद मेरी कई बार संजय सर से मुलाकात हुई और मैंने अपने कुछ राज कॉमिक्स के ही कुछ पात्रों के लिए कुछ कहानी सोची थी जो उनसे डिस्कस की। बट एक क्या होता है कि जब एक एस्टेब्लिश कैरेक्टर होता है, उसको अगर आपको स्टोरी लिखनी है तो उसका जो आयाम बना हुआ है, जो उसके फैंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको स्टोरी लिखनी पड़ती है, और तब आपके हाथ कहीं ना कहीं बंध जाते हैं। क्योंकि ये चीज आपने नोट की होगी, इंडियन फैंस आर वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर कैरेक्टर्स। आप छोटा सा आप सुपर कमांडो के स्टार नहीं बनाए उसकी बेल्ट को, तो स्टार गायब हो गया, आपने बेल्ट नहीं बनाई है उसकी, तो वो छोटी छोटी चीजें जो हैं वो नोट करते। तो ऐसे में बहुत डिफिकल्ट था कि कुछ नया इमेजिन कर। और मैं तो संजय जी की तारीफ करूंगा कि इतने टाइम बाद वो नरक नाशक का यूनिवर्स लेके आए हैं, जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से, एक तरीके से राज कॉमिक्स को रीबूट किया। लेकिन उस टाइम वो इमेजिन करना पॉसिबल नहीं था कि 2008 में कि ऐसा किया जा सकता। तो जो परिकल्पनाएं थी अपनी, जो कहानियां थी जो बतानी थी, तो फिर उसका ये रास्ता निकला कि इसको तो अपने ही किरदारों के रूप में निकालना पड़ेगा, राज कॉमिक्स के साथ वो नाता नहीं जुड़ सकता। तो 2008 में दिव्य कवच की रचना हुई थी और अच्छा जी, तो ये 2008 का आपका समुद्र मंथन है जो अब जाके जिसमें से अमृत उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, बताइए। बिल्कुल।
और फिर उसी टाइम विजेंद्र मोहंती जी और विवेक जी को साथ में लिया गया था उसका आगे रचना को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये और विजेंद्र मोहंती और विवेक गोयल जी भी 2008 में ही ऑनबोर्डेड हो गए थे आपके साथ कि रिसेंटली? उनकी सबसे पहली स्टोरी ही दिव्य कवच। क्या बात है, हम तो रावणायण सोच रहे थे, यहाँ तो रावणायण से पहले की दिव्य कवच निकल गई, क्या बात है। रावणायण से पहले, इवन बिफोर लेवल 10 में उन्होंने नॉर्दर्न सॉन्ग एक शॉर्ट स्टोरी की थी, उसके भी पहले। ओहो, सबसे पहले उनकी रचना है। चलो बहुत बढ़िया, बताइए। बस फिर उसके बाद 2009 में हमारी ये पहली किताब तैयार हुई थी और हमारी पूरी तैयारी थी कि 2010 में लॉन्च करना है। लेकिन उसी बीच फिर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आगे जाना, और उस बीच फिर तालमेल सबके साथ मिलाना बहुत मुश्किल हो गया था, तो उसको काम को उस टाइम फिर रोकना पड़ा। और फिर इंडस्ट्री में भी काफी बड़ा रिसेशन आया, आपने देखा होगा, इतने बड़े बड़े पब्लिशर आए, लेवल 10 आया, उसका आगे नहीं चला। वर्जिन कॉमिक्स आया, वर्जिन कॉमिक्स ज्यादा देर तक आगे नहीं चला। बहुत सारे ऐसे पब्लिशर आए जो ज्यादा समय नहीं चल पाए। राज कॉमिक्स भी काफी टाइम तक उनका जो सेट का था कि 10-15 कॉमिक्स आती थी, फिर 5 कॉमिक्स, फिर सेट का क्वांटिटी कम होने लगी, क्वालिटी भी उनकी गिर गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रीडर बेस था वो गिरता चला गया। और इस चक्कर में वो टाइम बिल्कुल ऐसा नहीं था कि अगर आप उस टाइम लॉन्च करते तो शायद हमारा भी जो बाकी पब्लिशर्स के साथ हुआ वही हमें भी शायद देखना पड़ा। तो इसलिए तब से वेट कर रहे थे कि एक ऐसा माहौल बने जब ये इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव हो और हम अपने इन रचनाओं को सामने ला सकें। और 2021 ऐसा साल है जब ये दोबारा से कॉमिक इंडस्ट्री जो है रिवाइवल पे आई है, जब राज कॉमिक्स का संजय गुप्ता का गठन हुआ और उन्होंने दोबारा से प्रकाशन चालू करा, रीप्रिंट्स चालू करे, नई बुक्स लेके आए, तो तब दोबारा एक इंडस्ट्री के अंदर जो है ग्रोथ दोबारा दिखी। तो इस टाइम फिर हमारा मन बना कि अब नहीं तो कभी, तो अब तो लाना ही लाना है और इंतजार नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद नवल जी को हायर किया, नवल जी से सारी कलरिंग कराई, और आगे की कहानी जो है इसकी किताब की वो अनिरुद्ध सिंह लिख रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह जिन्होंने कास्टर लिखा है और होली काउकले और भी किताबें लिख रहे हैं, तो इसकी आगे की कहानी अनिरुद्ध सिंह जी लिख रहे हैं। और आगे की कहानियों के जो चित्रांकन है उसके लिए एक नए आर्टिस्ट को ढूंढ के निकाला है। उस आर्टिस्ट की कला की एक छोटी सी झलक आपने देखी है जो अभी चित्रगाथा कॉमिक्स पे वेरिएंट कवर आया है। जी जी बिल्कुल, उसका नाम है पुनीत शुक्ला। उसका भी उससे ज्यादा आर्टवर्क अभी आपको देखने को मिलेगा। उसने बहुत अच्छा काम किया है अगली किताब पे। उसकी अगली किताब भी 50 पेजेस की है, उसके ऑलमोस्ट 28 पेजेस रेडी हैं। तो पूरी उम्मीद है मुझे कि वो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी तैयार होने में। तो क्या बात है, बहुत मजा आया सुन के। तो ये एक जुझारूपन था आप सभी का एक उद्यम था जिसको आप सही समय की के लिए आप जो है समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब सही मौका आपने देखा और आपने दिव्य कवच लाने की सोची। और बड़े बड़े नाम जो 10 सालों में जो काफी जिन्होंने मतलब शोहरत कमा ली है, जैसे है विवेक गोयल जी हो गए, विजेंद्र मोहंती और नवल थानावाला जी, वो तो अपने ही लोकप्रिय हैं, अपने ही जगत में काफी लोकप्रिय हैं। तो मुझे समझ में आता, अनिरुद्ध जी, मतलब आपकी तैयारी बहुत सघन मालूम पड़ती है, जब आपने बहुत ही मेहनत की है अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो हम ये पता करना चाहेंगे, एक एमटेक इंजीनियर जो कॉमिक्स पढ़ रहा था और कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते रेडियंट कॉमिक्स का मालिक बन गया और वो कॉमिक्स लॉन्च करने की सोच रहा था, ये आइडिया आपको कैसे आया कि हमें पब्लिकेशन ओपन करना है? आप चाहते तो इसको किसी दूसरे पब्लिकेशन या फिर किसी दूसरी प्रकाशन के साथ भी बात करके ला सकते थे, या फिर अपने दोस्तों की मदद ले सकते थे, वो भी काफी पहुंचे हुए हैं जहां तक पता है। तो आपने ये खुद रेडियंट के बारे में कैसे, ये रेडियंट कंसीव कब हुआ, रेडियंट का आइडिया? जो रेडियंट यूनिवर्स है वो एक बहुत विशाल यूनिवर्स है। दिव्य कवच तो अभी एक उसकी शुरुआत है, एक बहुत बड़ा आयाम निकल के आएगा ये, इसमें बहुत सारे किरदार। अभी दिव्य कवच के साथ साथ एक और हमारी किताब के ऊपर हमारा काम चालू है जिसको अश्विन कलमाने जी लिख रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। सर आप सारे प्री ऑर्डर अभी लगा दो, सारे के सारे प्री ऑर्डर अभी लग जाएंगे।
उसकी पहली किताब का चित्रांकन ऑलमोस्ट, वो भी 50 पन्ने की किताब है, उसके भी 28-29 पन्ने रेडी हैं। उसमें जो आर्टिस्ट हैं देवमाल्य प्रमाणिक ने कुछ काम किया है, और कुछ काम आपके घनश्याम जी कर रहे हैं। घनश्याम वो जी आपने, तो मतलब वो 2 अभी किरदार हमारे जो हैं अभी पाइपलाइन में। उसके अलावा अभी और कई सारे किरदार हैं जिनकी रचना हो चुकी है, जो इन कॉमिक्स के यूनिवर्स के माध्यम से ही आप लोगों से संपर्क में आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। मेरा अगला सवाल हिमांशु जी आपके लिए, एक प्रकाशक बनने में आपको कैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा, कैसे आपको चैलेंजेस फेस आए? एक तो डेफिनेटली फंड की समस्या होगी, आपको या तो अपनी जेब से पैसे लगाने हैं या आपको इन्वेस्टर्स ढूंढने हैं। तो ये रेडिएंट कॉमिक्स का जब आइडिया आया, और जब आइडिया तो आपने बताया कि काफी पहले से था, 2008 से आपने रेडी करके रखा था, लेकिन जब इसको उतारना था जमीन पर, उस वक्त की क्या क्या आपको समस्याएं सामने आई, चैलेंजेस क्या क्या आई, हम ये जानना चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज जो आज की डेट में इंडियन इंडस्ट्री में है वो है टैलेंट। बहुत लिमिटेड टैलेंट है। जो पुराने लोग थे जुड़े हुए थे इंडस्ट्री से, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉमिक्स इंडस्ट्री का रिसेशन आया, तो उन्होंने अपने आप को एनिमेशन इंडस्ट्री से या इलस्ट्रेशन इंडस्ट्री से जोड़ लिया। जैसे मैं बात करूंगा शशांक मिश्रा जी, क्या कहते हैं, मोइन खान जी, जोहेब मोमिन जी, मतलब बहुत सारे ऐसे अनगिनत नाम है जो आज की डेट में फुल टाइम गेमिंग इंडस्ट्री, एनिमेशन इंडस्ट्री या फिर इलस्ट्रेशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ गए। और नए टैलेंट इस बीच में बहुत कम आए। आप राइटर्स गिनेंगे तो गिने चुने राइटर्स, आप आर्टिस्ट चुनेंगे तो गिने चुने आर्टिस्ट। और अब जब रिवाइवल हो रहा है तो सबसे बड़ी कमी आती है कि आपको राइट टैलेंट मिले आपकी किताब के, तो वो ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो तो मेरा सौभाग्य अच्छा है कि मेरे को अनिरुद्ध जी और अश्विन जी से जो है संपर्क बहुत पुराना रहा है, तो वो उन्होंने मेरे काम को करने से मना नहीं किया। लेकिन आज भी अश्विन जी इज वर्किंग फुल टाइम विद होलिका, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और सेम विद अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी जो है वो टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए भी काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी काम करते हैं, और उसके साथ साथ कॉमिक बुक इंडस्ट्री के लिए भी काम करते हैं। तो एक बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप टाइमली उनसे कोऑर्डिनेट करके स्क्रिप्ट उनसे अपनी ले पाए। और फिर उसके बाद आती है फिर आर्टिस्ट की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पुनीत को मुझे खोज के निकालना पड़ा, घनश्याम जी को भी मुझे कहीं ना कहीं से खोज के निकालना पड़ा। तो जो एक टैलेंट है वो टैलेंट की कमी है, और कहीं ना कहीं उसका रीजन ये रहा है कि क्योंकि कॉमिक इंडस्ट्री रिसेशन में रही, तो लोगों ने उस तरफ विचार नहीं किया कि ये भी एक एज अ करियर ऑप्शन है। बिल्कुल। तो अब जब इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है, दोबारा पब्लिशर्स आ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो उस टैलेंट को जोड़ना होगा इस इंडस्ट्री से, ताकि जब टैलेंट आएगा तब वेरिएशंस आएंगे, नई क्वालिटी देखने को मिलेगी, और वही फिर आगे जाके आपको काम करना दिखेगा। अगर टैलेंट नहीं आएगा तो आपको सब स्टैंडर्ड्स बुक दिखेंगी, सारी किताबों में आपको आर्ट वर्क सिमिलर दिखने लगेगा, स्टोरी सारी आपको सिमिलर दिखने लगेगी, और फिर कहीं ना कहीं दोबारा से लोगों का रुझान कम। ये टैलेंट हंट एक तरह से आपने किया अपने इस कॉमिक्स के लिए, काफी मशक्कत करनी पड़ी आपको। तो ये दोस्ती यारी में सब मान गए, या फिर आपने जो है इनको मनाने के लिए जो है मॉनेटरी टर्म्स का भी काफी सहारा लेना पड़ा लोगों से? नहीं, देखिए, कोई भी कलाकार अगर काम कर रहा है, उसकी कला का आप अगर सही उसे मोल नहीं देंगे तो फिर वो भी मन से काम नहीं होगा। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे सबको अपना परिवार चलाना है, और बिल्कुल। आज की डेट में इन्फ्लेशन है, इतने प्राइसेस हाई हैं, तो ऑब्वियसली बात है अगर उनको आप सही भुगतान नहीं करेंगे तो फिर वो आपको वो क्वालिटी नहीं देता। आपने अभी आर्ट वर्क इनसाइड का नहीं देखा इतना, लेकिन आपने कवर्स देखे होंगे, तो ललित सिंह जी का कवर हो, चाहे विवेक भाई का कवर हो, चाहे जोहेब भाई का कवर, तीनों कवर्स में आपने देखा होगा कि आर्टिस्ट ने अपना भरपूर जो है टैलेंट दिखाया। मेरे हिसाब से जितना जो आर्टवर्क जोहेब जी ने दिया है अपने कवर में, ऐसा आर्टवर्क अभी तक इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री में कोई नहीं लेके आया। बिल्कुल। तो टैलेंट है वहां पे, बट अगर आप उस टैलेंट के सही मूल्य उन्हें नहीं देंगे तो फिर वो आउटपुट भी आपको उस टाइप का नहीं मिल पाएगा। एब्सोल्युटली। सो चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको सही दाम के लिए, सही चीज पाने के लिए सही मोल तो चुकाना पड़ेगा, ये बात समझ में आती है।
तो हमें आगे की चर्चा बताइए। रेडियंट कॉमिक्स के प्रथम कॉमिक्स दिव्य कवच से एक पाठक क्या आशा रख सकता है? अगर उसने 450 खर्च किए हैं अपनी पॉकेट से, तो उस 450 की एवज में उसे क्या, उसकी क्या अपेक्षाएं हो सकती है? दिव्य कवच जो कहानी है, ये हमारी इंडियन हिंदू मिथोलॉजी से रिलेटेड कहानी है, बट ये एक कंटेम्पररी स्टोरी। दिस इज कैन से फैंटेसाइज ऑफ हिंदू मिथोलॉजी। एलिमेंट्स आर फ्रॉम हिंदू मिथोलॉजी, बट इट्स अ फैंटेसी स्टोरी, इट्स नॉट अ मिथोलॉजिकल स्टोरी। वी आर नॉट डूइंग अनदर रावणायण और अनदर महाभारत। ये बिल्कुल एक नई कहानी है। इसके अंदर आपको नाग मिलेंगे, इसके अंदर आपको गरुड़ मिलेंगे, इसमें आपको देव मिलेंगे, इसमें आपको असुर मिलेंगे, और इसमें और अनगिनत किरदार मिलेंगे। तो दिव्य कवच जो हमारा वॉल्यूम 1 है, ये 3 पार्ट की स्टोरी है। फर्स्ट बुक जो है वो आपको इन सब किरदारों से, इन सब किरदारों के आयाम से, इनके एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस करता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है धवल, तिमिर और दुदुम्बी, वो किस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, और उस एनवायरनमेंट से आके वो जब आपस में कोलाइड करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपको देखने को मिलेगा। दिव्य कवच एक दिव्य अन्वेषण इज जस्ट द बिगिनिंग। इसके बाद आपको मिलेगा पढ़ने के लिए दिव्य कवच एमिसरीज, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि मोर देन 70% वर्क इज कंप्लीटेड ऑन दैट सीरीज। तो और उसके बाद अंतिम भाग पे हमारी राइटिंग चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि इस महीने में उसकी स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। क्या बात है। सो ये ट्रिलॉजी आपने बना दी है और बहुत बढ़िया लग रहा है सुन के। तो कितने गैप में आप जो है ये कॉमिक सीरीज को लाने का प्लान कर रहे हैं? मसलन अगर मुझे आज अगर पहली कॉपी मिलती है, तो एज अ रीडर अगली कॉपी के लिए मुझे कितने दिन का इंतजार करना पड़ सकता है? 3 months, 3 महीने। क्वार्टरली आप निकालने का सोच रहे हैं, हर कॉमिक्स क्वार्टरली आएगी। ओके, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए हिमांशु जी, आप एक नया कॉमिक्स निकाल रहे हैं और रेडियंट कॉमिक्स के सौजन्य से हम एक नया आयाम जो है एक्सप्लोर करने को तैयार हैं। उस नए आयाम के बारे में हमें पता चल रही, काफी सारी बातें पता चल रही। इसके लिए जब आपने ये आइडिया अपने दोस्तों वगैरह और अपने भाई बंधुओं से जब आपने डिस्कस किया था, उनका क्या रिस्पॉन्स था? ये अच्छा उद्यम है या बचकाना हरकत है, क्या है? क्या इसे सीरियस बिजनेस के हिसाब से आसपास के लोग ले रहे हैं, आपके आसपास के लोग, या इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह देख रहे हैं? जब 2008 में मैंने इसकी बात की थी तो सबको कहना था कि कॉमिक्स कौन पढ़ता है, तो बच्चे पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है ये क्या चीज कर रहे हो। आई वाज डूइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट कॉमिक बुक्स। तो उनके लिए बहुत शॉकिंग था कि ये क्या चीज है। तो बट क्या है, आज की डेट में जब मैं उसकी बात करता हूँ तो दोस्तों में, रिश्तेदारों में थोड़ा इसके लिए है कि अप्रिसिएशन है कि ठीक है आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, जब वो जो चीज बन के आई है वो उसको देखते हैं तो उनका अप्रिसिएशन और बढ़ जाता है। ये तो अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो ये है कि जब तक चीज सामने नहीं आती तब तक हर किसी के मन में डाउट्स रहते हैं। इंडस्ट्री नहीं है, हमारी कॉमिक बुक इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, तो अभी लोगों को उतना परिचय भी नहीं। लेकिन हाँ, मतलब मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहा है, कहीं से सवाल भी है तो कहीं से प्रशंसा भी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हिमांशु जी, हम ये पता करना चाहेंगे कि ये तो आप हार्ड कॉपी निकाल रहे हैं ऑलरेडी, क्या हम इसकी सॉफ्ट कॉपी किंडल वगैरह पे आशा कर सकते हैं? क्योंकि जहां तक मुझे पता है हमारे कॉमिक्स प्रेमी जो हैं, भारतीय कॉमिक्स प्रेमी, भारत माँ के बेटे, भारत माँ के लाल, ये विदेशों में भी बसे हुए हैं और उनको ऑर्डर करने के बाद 3-3, 4-4 महीने उनको जो है इंतजार करना पड़ता है अपनी कॉमिक्स प्रति पाने। तो उनमें से कुछ का तो हम भला कर सकते हैं अगर हम इसे किंडल वगैरह में अवेलेबल करा दें। क्या आपकी ऐसी कोई मंशा है, कोई इच्छा है फिलहाल? अभी नियर फ्यूचर में तो हमने इसका भी डिजिटल लॉन्च का भी प्लान नहीं किया, लेकिन इन फ्यूचर जिस तरीके से रिस्पॉन्स आए हो सकता है हम इसको जो है डिजिटली भी लेके आए। तो एक कॉमिक बुक को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ से अगर हम सोचें, ये तो हो गई आपकी पूरी कलाकृति, आप क्रिएटर का कॉन्सेप्ट। अब मैं एक पब्लिशर्स के बात कर रहा हूँ जो इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के एंगल से डील कर रहा है।
इसको अगर हम एक सीरियस बिजनेस के हिसाब से अगर हम बताएं और हम दूसरों को प्रोत्साहित करें कि जैसे आपने एक अपनी तरफ से कोशिश की, दूसरे भी आ रहे हैं, चित्रगाथा की टीम आ रही है, आर्क कॉमिक्स आ रही है, इस तरह से बहुत सारी कॉमिक्स है जो धीरे धीरे, कॉस्मिक्स भी शायद आ रही है, कॉस्मिक्स से भी मेरी बात हो रही थी। तो मेरे कहने का उद्देश्य है, आप एज अ पब्लिशर आप इसको कैसे प्रॉफिटेबिलिटी की ओर सोच सकते हैं? क्या ये सडन प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, या आपको लॉन्ग रन के लिए सोचना पड़ेगा? हाउ डू यू थिंक? कोई भी आप अगर व्यापार करते हैं तो इमीडिएट रिटर्न्स तो आपको नहीं मिलते जी, एंड स्पेशली कॉमिक बुक इंडस्ट्री, इसमें आपको टाइम लगेगा, रीडर्स को आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में ऐसा बहुत बार हुआ है कि उन नए प्रकाशक आए और कहानी को पूरे किया भी नहीं, वो उन्हें अपना खत्म। जाना, तो उनके पास ऐसी बहुत सारी कहते हैं दे हैव बीन बर्न्ड, और कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है। तो मेरी मेरी मैं आपकी एक बात थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। मुझे हाँ, एक बहुत ही मतलब उम्दा लाइन याद आ गई हमारे विवेक गोयल जी से। उन्होंने अपने साक्षात्कार में मुझे बताया था कि आप किसी भी हाल में पाठक को हाई और ड्राई नहीं छोड़ सकते। तो ये बात उनकी मुझे एकदम दिल में बस गई कि अगर आप पाठकों को कोई आशा दे रहे हैं, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको पूरा करें। तो प्लीज कंटिन्यू। तो इसीलिए जो है एक नए प्रकाशक को पहले रीडर्स में कॉन्फिडेंस डेवलप करना होता है। तो अब वो तभी होता है जब आप कंसिस्टेंटली उनको बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। इनिशियली सेल आपकी बहुत कम होगी, क्योंकि नए प्रकाशक को चुनने से पहले वो हर रीडर सोचता है कि मेरा ये पैसा बर्बाद तो नहीं जाए। जब वो कंसिस्टेंटली साल 2 साल देखता है कि नहीं, ही इज देयर, ही इज ब्रिंगिंग, लगातार किताबें लेके आ रहा है, तब उसका विश्वास जागता है और तब वो आपसे सच में जुड़ता है। जैसे आपने विवेक भाई की बात करी, होली काउ एंटरटेनमेंट, उनको 10 साल लगे इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टैब्लिश करने। बिल्कुल। और उनका लॉन्च भी काफी मतलब अभूतपूर्व था। उनसे बात करके भी मुझे बहुत मजा आया था अपने एपिसोड में। एक और बात मुझे जो समझ में आ रही है कि जब भी आप कोई नया काम करने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप किस शिद्दत से उस काम को पूरा करते हैं। तो हमें जो है, हम रेडिएंट कॉमिक्स को अभी से देख रहे हैं, उसके कुछ पेजेस हमने देखे हैं, कई तरह के वेरिएंट कवर्स। हाँ, वेरिएंट कवर से मुझे याद आया, ये वेरिएंट कवर का आइडिया कैसे आया? सारे कर रहे इसीलिए हम भी करेंगे, या फिर इसके पीछे कोई आइडिया था आपका? वेरिएंट कवर का आइडिया तो बहुत पहले से था। अच्छा जी। जब इसको बनाया था तब सिर्फ इंग्लिश में प्लान किया था कि किताब सिर्फ इंग्लिश में आएगी, तो तभी प्लान किया था कि 2 कवर तो आएंगे ही। अब इंग्लिश और हिंदी दोनों में है तो दोनों में 2-2 कवर। तो कॉन्सेप्ट यही है कि पाठक को जोड़ने के लिए उसको नई नई चीजें जो हैं जब मिलती हैं तो ही वो जुड़ता है। और कई बार होता है कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी पूरी किताब कर सकते हैं, बट इन अ कवर ही कैन इजीली जॉइन। जैसे कि जोहेब जी है, तो पहले जोहेब जी से यही बात हुई थी कि दिव्य कवच के आगे के जो इश्यूज हैं वो जोहेब जी ही बनाएंगे, लेकिन समय की बाध्यता के चक्कर में वो उस काम से नहीं जुड़ पाए। लेकिन उन्होंने, आप देखिए कवर कितना बेहतरीन बनाया है, और आगे के भी इश्यूज के एक वेरिएंट कवर जोहेब जी बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इस टाइप से एक उनकी भी क्रिएटिविटी जो है वो हमारे ऑडियंस को देखने को मिलेगी, और यही मेन कंसेप्ट रहता है वेरिएंट कवर के पीछे, कि एक डिफरेंट आर्ट, एक आर्टिस्ट का एक डिफरेंट वो पहलू देखने को मिले जो अदरवाइज आपके सामने नहीं होता है। और हमारे इंडिया में बहुत अच्छा टैलेंट है, बस वो टैलेंट बाहर नहीं आया, वो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से बिछड़ के दूसरी इंडस्ट्री में चला, तो उनको वापस जोड़ने के लिए वेरिएंट कवर बहुत अच्छा माध्यम। बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है हिमांशु जी के साथ बात करके। बात कर रहे हैं हम रेडिएंट कॉमिक्स के प्रथम इशू दिव्य कवच के बारे में। हिमांशु जी से इस एपिसोड का मेरा आखिरी सवाल, हम हिमांशु जी को एज अ पब्लिशर, एज अ रीडर, एक प्रशंसक के तौर पर हम अभी तक हम जो है बात कर रहे हैं, पता चल रहा है। हिमांशु जी, आपकी टिप्पणी भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए और सफलता की ओर ले जा सके, इसको और सुचारू रूप से जो है इसको सक्सेसफुल बना सके, अगर आपका कुछ भी सुझाव है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, बेबाक होकर अपनी राय रखिए।
सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो रीडर बेस है वो बढ़े। हम सब अपने परिवार में कोई भी अगर बुक खरीद रहा है और उसके परिवार में कोई बच्चा है जो उस एज ग्रुप में है जो उस बुक को पढ़ सकता है, तो हम उसे वो बुक अपनी पढ़ने के लिए दें। हम अगर उसके लिए खरीद सकते हैं, हम तोहफे देते हैं बच्चों को। हम जाएंगे, बच्चे को तोहफे के रूप में खिलौना गिफ्ट कर दिया हमने, बच्चे को कपड़े गिफ्ट कर दिए, उसकी जगह अगर हम उसे कॉमिक्स गिफ्ट करें तो हमारा रीडर बेस धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि जब तक यंग क्राउड इंडस्ट्री से नहीं जुड़ेगा तब तक इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं होगी। कहीं ना कहीं फिर एक पॉइंट पे जाके सैचुरेशन आ जाएगा। तो हमें रीडर्स को जोड़ना बहुत जरूरी है। तो नए जनरेशन, नए पाठक हमें जोड़ने हैं, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने घर से इसकी शुरुआत करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। हम सबको आगे आकर इस बारे में एक सोच बनानी होगी। मिठाई भी दीजिए, चॉकलेट भी दीजिए, साथ में कॉमिक्स ने क्या बिगाड़ा है वो भी दीजिए, क्या बुरा है। आपका वही बजट रहता है, 500 रुपए के अंदर में आपको कॉमिक्स भी आ जाएंगी, आपकी चॉकलेट भी आ जाएंगी, दोनों गिफ्ट करो भाई, सभी खुश रहेंगे इसमें। तो हिमांशु जी, कॉमिक्स एंड यू विद सिद्धार्थ बोस की तरफ से आपके इस अभूतपूर्व प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करेंगे कि रेडिएंट कॉमिक्स की पहली सीरीज दिव्य कवच, पहला जो इशू है, ये जो है दर्शकों के बीच में काफी पॉपुलर हो, और इसकी सफलता के लिए हम सभी जो हैं अपनी तरफ से जो कर सकते हैं अपनी तरफ से बिल्कुल करें। जिन भी पाठक बंधु और जो भी हमारे दर्शक अभी इस एपिसोड को देख रहे हैं, मैं सिद्धार्थ बोस आज सीजन 3 हिमांशु जी के साथ बिता रहा हूं, और इनकी नई कॉमिक्स दिव्य कवच के लिए फ्रॉम रेडिएंट कॉमिक्स जो आ रही है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर। हम कोशिश करेंगे आपसे अगली बार जब मिले, जब आपकी अगली इशू मार्केट में आ जाए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद।